नमस्कार साथियों, पर्यावरण की एक इम्पोर्टेंट क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। तो आज की बहुत ही बेहतरीन बेस्ट क्लास होने वाली है। आज हमारा लेक्चर नंबर ये 7 है, जिसमें हम मृदा या मिट्टी सॉइल को समझेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। चलिए समझते हैं मृदा या मिट्टी को। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मृदा या मिट्टी क्या है। तो ये चट्टानों के अपक्षय से इसका निर्माण होता है। मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो याद रखिए, चट्टानों के अपक्षय से। चट्टानों के अपक्षय से आप जानते हो, अपक्षय, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, इसे क्या कह सकते हैं? वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मतलब चट्टानें, वेदरिंग ऑफ रॉक। चट्टानों के अपक्षय से किसका निर्माण होता है? तो आपको याद रखना है कि मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी कैसे बनती है? तो चट्टानों के अपक्षय से। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जाननी है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी स्टडी ऑफ सॉइल। स्टडी ऑफ सॉइल, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पीडोलॉजी। याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न बना है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, पीडोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? कहा जाता है पीडोलॉजी। क्या कहा जाता है? पीडोलॉजी। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हमने समझी। चट्टानों का जब अपक्षय होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं, वो किसका निर्माण करती हैं? तो मिट्टी का निर्माण करती हैं। और मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर कहा जाता है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पीडोलॉजी। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मिट्टी आखिर बनी कैसे है? तो मिट्टी की बनावट क्या है? मिट्टी की बनावट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये किन चीजों से मिलकर बनी होती है? आइए समझते हैं इस बात को, मिट्टी की बनावट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है आपका नंबर फर्स्ट, इसमें सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? ह्यूमस। क्या है? ह्यूमस। और ह्यूमस को हम क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ। मिट्टी में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो क्या है? ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर। अब ये क्या चीज है? ये सबसे कार्बनिक पदार्थ आप सभी जानते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जिसमें क्या होता है? CHON, है ना? ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ हैं। क्या है? कार्बनिक पदार्थ हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, इसमें क्या होते हैं? खनिज पदार्थ होते हैं। कितने क्या होते हैं? खनिज पदार्थ बहुत महत्वपूर्ण चीज है मिट्टी के अंदर। ये लगभग 40 से 45% मिट्टी में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 40 से 45%। और 5 से 10% क्या पाया जाता है? ऑर्गेनिक मैटर। तीसरी महत्वपूर्ण चीज होती है मृदा जल। मृदा जल की मात्रा कितने परसेंट होती है मिट्टी में? तो आपको याद रखना है 25%। कितनी होती है? 25%। नंबर 4 आपका सबसे महत्वपूर्ण है मृदा वायु। मृदा वायु, आप जानते हो मिट्टी के अंदर वायु की जो मात्रा होती है लगभग 25% पाई जाती है। तो हमने सबसे महत्वपूर्ण चार, मिट्टी के निर्माण की बात करें तो मिट्टी का निर्माण चट्टानों के अपक्षय से होता है। और मिट्टी की बनावट, मिट्टी के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं तो ये आप जानिए। खनिज पदार्थ महत्वपूर्ण है 40 से 45%। ह्यूमस इंपॉर्टेंट है, 5 से 10% होता है। मृदा जल 25%। मृदा वायु कितने परसेंट होती है? तो यहाँ पर 25% होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और समझ लें, सबसे अच्छी मिट्टी जो हमारी फसलों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है, इसे हम क्या बोलते हैं? लूमी सॉइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं दोमट, दोमट मिट्टी या दोमट मृदा। तो दोमट मिट्टी फसलों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, और सबसे अच्छी और सबसे उपजाऊ मिट्टी ये कैसी मिट्टी है? तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी हमारी कौन सी है? तो याद रखना है, ये हमारी दोमट मृदा है। कौन सी? दोमट मृदा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने महत्वपूर्ण बातें क्या समझी? मिट्टी के निर्माण जो होता है चट्टानों के अपक्षय से होता है। मिट्टी का अध्ययन पीडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और मिट्टी मुख्य रूप से किन चीज़ों से मिलकर बनी है? ह्यूमस, खनिज पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पर जानी,
कि सबसे अच्छी मिट्टी हमारी फसलों के लिए कौन सी है, तो दोमट मिट्टी, इसी को बोलते हैं लूमी सॉइल। आइए आगे देखते हैं। तो आगे सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि मृदा की जो बनावट है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है मृदा की बनावट है। ये कह सकते हैं कि मृदा कितने स्तरों में बटी हुई है। तो मृदा के कई सारे मिट्टी में क्या होते हैं, स्तर होते हैं। आपको याद रखना है, कई सारे स्तर होते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं क्या, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल मतलब सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए यहाँ से प्रश्न बनता है, वो आपको समझना है सॉइल प्रोफाइल क्या है। अब देखिए, सबसे सॉइल प्रोफाइल की बात करें तो सबसे ऊपर की ओर जो मृदा होती है, इसी को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है टॉप सॉइल। क्या कहा जाता है, टॉप सॉइल। सबसे ऊपरी मृदा होती है, जिसे ऊपरी मृदा को क्या कहा जाता है, टॉप सॉइल कहा जाता है। याद रखिए, टॉप सॉइल कहा जाता है। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, डार्क ब्राउन। कैसा होता है, डार्क ब्राउन। अब सब किसी भी मिट्टी का जो ऊपरी परत है, जो ऊपरी परत है जिसे हम टॉप सॉइल बोलते हैं, वो कौन से संस्तर में पाई जाती है, तो आप याद रखिए, इसका होरिजन ए, सबसे पहला जो स्तर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं संस्तर ए। आपको याद रखना है, संस्तर ए मृदा का सबसे ऊपरी परत है, आपको याद रखनी है। ठीक, और सबसे, अगर हम बोलें संस्तर ए सबसे अधिक उपजाऊ होता है। आपको याद रखना है, मिट्टी का सबसे ऊपरी परत जो सबसे अधिक उपजाऊ होती है, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत सबसे उपजाऊ कौन सी होती है, तो आपको याद रखना संस्तर ए या सॉइल प्रोफाइल ए। बात समझ रहे हो, ये कुछ सब स्तरों में भी डिवाइड होता है, जिसे बोलते हैं A0, A00, फिर A0, फिर होता है A1, फिर होता है A2, फिर होता है A3। अब ऐसे मान लीजिए करीब 3-4-5 फीट जो गहराई है मिट्टी की, वो संस्तर ए, आपका मृदा का संस्तर ए है, और जिसमें हम जितनी भी फसलें बोते हैं वो ऊपरी मृदा पर होती हैं। और सबसे ज़्यादा कार्बनिक या कह सकते हैं ह्यूमस की मात्रा, सबसे ज़्यादा ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर मृदा में किस किस परत में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर हमारी, आपका सॉइल प्रोफाइल ए जो आपका है, होरिजन ए है आपका, इसे हम अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, होरिजन ए। मतलब होरिजन ए में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा होती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, टॉप सॉइल के नाम से जानते हैं। इसका रंग कैसा होता है, डार्क ब्राउन। कैसा होता है, डार्क ब्राउन। और मोस्टली जो फसली पौधे होते हैं वो ऊपरी परत पर ही उगते हैं, और तुमने देखा होगा कि बहुत तेजी के साथ इनमें क्या देखी जाती है, पौधों में ग्रोथ देखी जाती है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट संस्तर बी। संस्तर बी ये मृदा का दूसरी परत है, कह सकते हैं। यहाँ पे जो मिट्टी के कण हैं थोड़े से बड़े होते हैं, और इसमें थोड़ी मृदा कैसी मिक्स टाइप की मृदा है। इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन है। कैसा है, लाइट ब्राउन है। कैसा है, लाइट ब्राउन है। आपको याद रखना है, जो संस्तर बी होता है वो हल्का ब्राउन रंग होता है उस मृदा का, और ये द्वितीय स्तर कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे हम क्या बोलते हैं, सब सॉइल। सब सॉइल को हम अधोमृदा क्या बोलते हैं, ये मिट्टी का दूसरा स्तर है जिसे हम बोल सकते हैं अधोमृदा। क्या बोल सकते हैं, अधोमृदा, यानी सब सॉइल, यानी टॉप सॉइल के नीचे जो दूसरा स्तर पाया जाता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, सब सॉइल। अब इसे संस्तर बी के नाम से जाना जाता है। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण। इसके बाद आपका जो दूसरा क्षेत्र शुरू होता है, इसमें छोट मिट्टी के कण थोड़े कैसे हो जाते हैं, सैंड और बालू बजरी की मात्रा थोड़ी बढ़ने लगती है, और कणों का आकार थोड़ा बड़ा होने लगता है। मिट्टी की गहराई में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, पौधों की जड़ें, जो गहराई में पौधों की जड़ें यहाँ पर पौधों की जड़ें गहराई तक पाई जाती हैं, और ये हमारा संस्तर सी है। क्या है, संस्तर
सी आपको याद रखना है, संसिस्तर सी आपका शुरू हो जाता है। और कह सकते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी यहाँ पर पानी वगैरह क्या होता है, थोड़ा जमा रहता है। और यहाँ जो आपका ये संसिस्तर है, यहाँ पर कणों का आकार बड़ा होकर बजरी और यानी चट्टानी टुकड़े कह सकते हैं, या चट्टानों के बड़े टुकड़े यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस स्तर को क्या कहा जाता है, रॉकी, रॉकी मतलब चट्टानी परत होती है एक तरह से, तो रॉकी सॉइल यहाँ पर देखने को मिलती है, कह सकते हैं रॉकी सॉइल, यहाँ बारीक बजरी या कह सकते हैं पत्थर के टुकड़े टाइप के। ये हमारा संसिस्तर सी कहलाता है। क्या कहलाता है, संसिस्तर सी, आपको याद रखना है, संसिस्तर सी, या इसी को बोलते हैं संसिस्तर आर, होर्जन आर, इसे दूसरे नाम होर्जन आर के नाम से भी जानते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे, और यहाँ पर सबसे कम मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ, यहाँ पर मिट्टी कैसी होती है, कम उपजाऊ होती है। तो आपसे यहाँ से एग्जाम के लिए कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। कम उपजाऊ मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है, तो संसिस्तर आर में देखने को मिलती है। आपको याद रखना है कहाँ पर, संसिस्तर आर में सबसे कम उपजाऊपन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप समझिए बातों को। संसिस्तर ए जिसे हम टॉप सॉइल बोलते हैं, ये ऊपरी मृदा है, ये डार्क ब्राउन रंग की होती है। यहाँ पर खनिज पदार्थ और ह्यूमस, यहाँ पर मिनरल्स भी क्या, खनिज पदार्थ मतलब सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये ह्यूमस और खनिज पदार्थ सबसे ज़्यादा ऊपरी मिट्टी में देखने को मिलेंगे। और ये कुछ उप स्तरों में भी बटी होती है, A00, A0, A1, A2, A3। तो 5 संस्तर, ए के 5 टाइप हैं भोजन है। तो ये हमारी क्या है, सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है और सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल सबसे ज़्यादा होता है। संसिस्तर भी कैसा है, लाइट ब्राउन कलर का होता है, इसे सब सॉइल बोलते हैं। इसमें थोड़ा कम, इस ऊपरी स्तर से थोड़ा कम उपजाऊपन देखने को मिलता है। संसिस्तर में क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी काफ़ी हद तक यहाँ क्या होता है, थोड़ा होल्ड रहता है, और यहाँ पर जड़ें बहुत गहराई तक यहाँ पाई जाती हैं पौधों की। संस्तर सी ये कम उपजाऊ है, यहाँ पर क्या होता है, पत्थर के टुकड़े टाइप के, चट्टानी टुकड़े टाइप के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो रॉकी सॉइल यहाँ पर देखने को मेजरली मिलती है। तो ये हमारा क्या है, सॉइल प्रोफाइल है। तो हमने इस बात से यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा। ठीक, अगला हम लोग समझते हैं मृदा जल। देखिए दोस्तों, मृदा जल क्या है, मृदा जल, मृदा में जल 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। नंबर फर्स्ट आप देखिए, गुरुत्वीय जल, गुरुत्वीय जल। और दूसरा टाइप है हमारा कैसा, आर्द्रता ग्राही जल। कैसा, आर्द्रता ग्राही जल। और तीसरा हमारा केशिका जल। क्या है, केशिका जल, याद रखना, केशिकात्व जल या केशिका जल, या केशिका जल भी बोल सकते हैं। और चौथा हमारा होता है क्या, क्रिस्टलीय वाटर, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय जल, या इसी को हम बोलते हैं रासायनिक जल। क्या बोलते हैं, रासायनिक जल। देखो अब यहाँ समझना है, गुरुत्वीय जल को हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल वाटर। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गुरुत्वीय जल क्या होता है, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो ऊपर पानी है कह सकते हैं बारिश में या ऊपर मिट्टी के ऊपर, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये गहराई में चला जाता है। ये पौधों के लिए उपयोगी जल नहीं होता है। आपको याद रखना, ग्रेविटेशनल वाटर पौधों के यूज में नहीं आता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण गहराई में मिट्टी के अंदर चला जाता है। आर्द्रता ग्राही को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये जो पानी होता है मिट्टी के चारों ओर पाया जाता है एक फिल्म के रूप में, और ये पानी जो होता है वाष्प के रूप में होता है। आर्द्रता ग्राही जल जो होता है वाष्प के रूप में होता है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये पौधों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पौधे इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बनता है वह कौन सा जल है जो पौधों के लिए उपयोगी होता है, तो याद रखिए पौधों के लिए सर्वाधिक उपयोगी, पौधों के लिए सर्वाधिक उपयोगी, सबसे अधिक अच्छा जल या सबसे ज़्यादा
पौधों को प्राप्त होने वाला जल कौन सा होता है, तो ये कैपिलरी वाटर, क्या इसका नाम है, कैपिलरी वाटर। ये जो आप मान लीजिए मिट्टी जो है, मिट्टी के कणों के मध्य में पतली पतली क्या पाई जाती है, केस नलियां पाई जाती हैं। उन्हीं केस नलियों में जो जल भरा होता है वो मिट्टी के लिए वो पौधों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और वही जल क्या होता है, पौधों के लिए लाभदायक होता है। तो इसे बोलते हैं कैपिलरी वाटर। इसी पानी का उपयोग करके पौधों में विकास और वृद्धि देखने को मिलती है। अगला दिया है क्रिस्टलीय वाटर या रासायनिक जल इसे बोलते हैं। अब यहाँ पर समझिए, रासायनिक या क्रिस्टलीय वाटर या केमिकल वाटर, इसे क्या बोलेंगे, केमिकल वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि ये जो जल होता है वो स्टोन्स के अंदर पाया जाता है। स्टोन मतलब पत्थर, स्टोन्स मीन्स पत्थर। तो पत्थर में जो पानी की मात्रा होती है वो पत्थर के अंदर होती है, और ये कभी भी जल पौधों के लिए उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि ये रासायनिक पानी जो है वो बंद होता है किसके अंदर, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइज वाटर या केमिकल वाटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, ये जो जल है पौधों के काम नहीं आता, ये किसमें, पत्थर के अंदर छिपा हुआ पानी होता है और अंदर ही रहता है ये, तो ये किसी काम का नहीं है। तो आपको ये यहाँ क्वेश्चन सबसे अच्छा है, पौधों के लिए सबसे उपयोगी वाटर कौन सा है, तो कैपिलरी वाटर है, आपको याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, मृदा कणों की बात कर लेते हैं। जो उनका व्यास है कह सकते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है बजरी, जो मिट्टी का कण है ना बजरी, और दूसरा होता है बारीक बजरी, बारीक बजरी, और तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट जो मिट्टी का टाइप है, मोटी मिट्टी, मोटी बालू, और एक आपकी हो गई बारीक बालू, बारीक बालू, और तीसरी हमारी पांचवी हो गई गाद, और छठा हो गया आपका चिकनी मिट्टी। कणों के आधार पर मिट्टी का जो प्रकार व्यास के आधार पर है वो ये है। बजरी को आप क्या बोलते हैं, ग्रेवल, क्या बोलते हैं, ग्रेवल। और फाइन ग्रेवल मतलब बारीक, बारीक बजरी। इसके अलावा आपका आपकी एक तो हो गई सैंड, मोटी सैंड बोलते हैं तो कोर्स सैंड बोलेंगे, कोर्स, कोर्स सैंड। और एक होती है फाइन सैंड, क्या होती है, फाइन सैंड। ठीक, अब इनके आकार की बात करें, ये हो गई सिल्ट, और ये हो गई आपकी क्ले, क्या हो गई है, क्ले। देखो यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम के लिए बनता है, खासकर यूपी टेट के लिए। अब प्रश्न क्या बनेगा, वो में याद रखना। देखिए व्यास के आधार पर बजरी के जो कण होते हैं 5 mm, 5 mm व्यास से, व्यास से बड़े कण, यहाँ पर 5 mm से बड़े कण जो होंगे मिट्टी के, उन्हें क्या कहा जाएगा, बजरी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बजरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट, बारीक बजरी का आकार क्या होता है, तो 2 से 5 mm व्यास के ये कण होते हैं। बारीक बजरी के कण कैसे होते हैं, तो आपको याद रखना ये कैसे होते हैं, तो ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे 2 से 5 mm। अब यहाँ पर अगर बात करें तो 0.20 से ये हमारा 2 mm के आकार का जो होता है कण, यानी मोटी बालू किस आकार की होती है, तो आपको याद रखना है 0.2 से 2 mm तक। और यहाँ पर फाइन सैंड की बात करें तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट 0.02 से 0.2 तक, 0.2 mm। ठीक, और यहाँ पर गाद या सिल्ट की बात करें तो सिल्ट के कणों का आकार क्या होता है, तो 0.002 से 0.02 mm। इनका जो आकार होता है वो कितना होता है, 0.002 से 0.02। और चिकनी मिट्टी का जो कण होता है वो 0.002 से कम। तो ये जो आकार हैं आपको याद रखने हैं, मिट्टी के आकार से भी क्वेश्चन mm, यहाँ पर क्या लिख देंगे, mm। ठीक,
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ क्या समझनी, बारीक बजरी के कण क्या होते हैं, 5 mm व्यास से बड़े होते हैं, सॉरी बजरी के, और बारीक बजरी के होते हैं 2 से 5 mm के। मोटी बालू की बात करें तो 0.20 बोल दो या 0.2 से 2 mm के कण बड़े होते हैं, और बारीक बजरू के यानी फाइन सैंड के कितने होते हैं, 0.202 से 0.2, और आपकी गाज या सिल्ट के होते हैं 0.002 से 0.02 mm के, और चिकनी मिट्टी के क्या होते हैं, तो आपको याद रखना 0.002 से कम। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी थी, कभी कभी यहाँ से एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है, मिट्टी के प्रकार की बात करते हैं। ICAR आपने सभी ने सुना होगा, ये एक बड़ी संस्था है, इसकी स्थापना 1929 में हुई थी, और दिल्ली में इसका क्या है, हेड क्वार्टर है, आपको पता होगा। ICAR को क्या बोलते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर, नहीं सॉरी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, कल्चर एंड रिसर्च। देखिए इसका फुल फॉर्म है ये। तो ICAR हमारी मिट्टी की बात करता है, किसकी बात करता है, ये हमारी मिट्टी की बात करता है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, याद रखना, ये क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका पूरा नाम है हिंदी में परिषद। तो ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने मिट्टी की जो बात की है, मिट्टी के प्रकार की बात की है, कितने प्रकार की मिट्टी बताई है, तो 8 प्रकार की मिट्टी होती है। कितने प्रकार की, जो सॉइल के टाइप हैं, तो 8 प्रकार की मिट्टी होती है। भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है, तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। किसके अनुसार, तो ICAR के अनुसार। ICAR की स्थापना कहाँ हुई, तो दिल्ली में 1929 में, और इसका पूरा नाम आप समझ गए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करें, जलोढ़ मिट्टी, और इसको हम क्या बोलते हैं, एलोवियल सॉइल। क्या बोलते हैं, एलोवियल सॉइल। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अगर हम इसकी बात करें, जलोढ़ मिट्टी जो है हमारी, ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी। देखो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है किसको, तो जलोढ़ मिट्टी को। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, इसका निर्माण किससे हुआ है, तो आपको याद रखना है। देखिए निर्माण की अगर बात करें, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी से, नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी से, याद रखना। अब यहाँ पर हमने क्या, जलोढ़ मिट्टी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, और ये किसके द्वारा लाई जाती है, तो नदियों के द्वारा लाई जाती है। ये हमारे पूरे भूभाग पर, भारत के 43% क्षेत्र पर, यानी भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो याद रखिए कौन सी क्षेत्र में, सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो याद रखिए जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भारत के कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। और सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो आपकी जलोढ़ मिट्टी है, जिसे हम ट्रांसपोर्टर सॉइल बोलते हैं, एलोवियल सॉइल बोलते हैं, और या नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी भी इसको कहा जाता है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जानते हो। ये हमारी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो अगर बात करें तो ये हमारा, ये इसमें जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा, ये उत्तर प्रदेश में, ये मिट्टी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश हो गया आपका, देखा जाए तो कुछ मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र आता है, जिसे MP का क्षेत्र आता है, राजस्थान का इसमें क्षेत्र लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ का लगा हुआ है, बात समझ रहे हो, और थोड़ा असम कह सकते हैं, असम की ओर हमारा ये क्षेत्र लगा हुआ है। तो जो
खासकर अगर बात करें तो ये जो गंगा और जमुना के द्वाब पर जो मिट्टी है वो भी जलोढ़ मिट्टी ज़्यादातर क्या है, नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी है। और खासकर अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात करें तो इसमें दो तरह की मिट्टी होती है, खादर और बांगर। खादर और एक होती है बांगर। ठीक, तो वो खादर नई मिट्टी है और नदियों के बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी होती है और प्रतिवर्ष नई मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, तो इसे नई मिट्टी भी बोल सकते हैं। ये नई मिट्टी जिसे हम खादर मिट्टी कह सकते हैं और ये बाढ़ द्वारा प्रतिवर्ष क्षेत्र में लाई जाती है। बांगर क्या होती है? पुरानी मिट्टी है। ठीक, बांगर कैसी है? पुरानी मिट्टी है, ओल्ड सॉइल है ये हमारी। तो दो तरह की मतलब एलुवियल सॉइल होती है, एक तो खादर और दूसरी बांगर। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने क्या समझी? जो जलोढ़ मिट्टी है, सर्वाधिक भारत के क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो आपकी जलोढ़ मिट्टी। सर्वाधिक क्षेत्रफल कितने? 43% क्षेत्रफल पर। इसका निर्माण कैसे हुआ? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी इसको बोल सकते हैं, नदियों द्वारा लाई गई है। और ज़्यादातर ये क्या है, उत्तर भारत में ये मिट्टी ज़्यादातर देखने को मिलती है। सिंपल सी बात समझिए। और इसमें खादर और बांगर दो प्रकार की मिट्टी होती है, एक पुरानी और एक नई मिट्टी। तो बांगर हमारी पुरानी मिट्टी है और खादर कैसी है? नई मिट्टी है। और यहाँ पर हम क्या उगा सकते हैं? तो आप सभी जानते हैं, यहाँ पर गेहूँ, आलू, आपका हो गया गन्ना हो गया। ठीक, यहाँ पर आपका मक्का हो गया। कई सारी फसलें उगा सकते हैं, कहने का मतलब सूरजमुखी उगा सकते हैं, कई सारी फसलें हैं यहाँ पे। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, आगे दिया हुआ है दूसरी जो महत्वपूर्ण मृदा है, लाल मृदा। लाल मृदा, ये देखो भारत में सर्वाधिक दूसरी सबसे ज़्यादा मृदा कौन सी पाई जाती है? अगर बात करें तो सेकेंड सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली जो मृदा है, ये 18% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। कौन सी? लाल मृदा। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेड सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड सॉइल बोलते हैं। बात समझ रहे हो? अब ये आपको पता है कि लाल मृदा की खासियत क्या है? तो ये कायांतरित चट्टानों से बनाई गई है। कायांतरित कायांतरित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ये भारत के कितने? 18% क्षेत्रफल पर पाई जाती है रेड सॉइल। और ये भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा मात्रा में मृदा पाई जाती है, जिसको बोलते हैं लाल मृदा। लाल मृदा का रंग लाल क्यों है? तो इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है? तो याद रखिए, इसके कारण ये इसका रंग लाल होता है। इसे एक और नाम जानता है, इसको येलो सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? येलो सॉइल। अगर इसमें पानी चला जाए, मतलब पानी से अगर भीग जाए मृदा, तो पीले रंग की हो जाती है। लाल से कैसी हो जाती है? पीले रंग की हो जाती है। इसीलिए इसको पीली मृदा भी कहा जाता है। इसका और एक नाम क्या है? पीली मृदा। पीली मृदा भी इसको कहा जाता है। अगर इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली मतलब पाई जाने वाली मृदा है। और यहाँ भी अगर बात करें सबसे इम्पोर्टेंट, तो ये हमारे आपके कहाँ किस क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलती है? तो यहाँ पे आपका राजस्थान हो गया, वहाँ देखने को, मध्य प्रदेश में, और कह सकते हैं भारत के कई सारे क्षेत्र में देखने को मिलती है मुख्यतः ये मृदा। आइए अगला देखते हैं। अगला जो टाइप हमारा है वो क्या है? अगला है काली मृदा। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है काली मृदा से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा जाता है? काली मृदा से। इसे हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल। क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनता है, खासकर आपके। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्लैक सॉइल थर्ड
लार्जेस्ट रीजन है इसका, भारत में तीसरा बड़ा क्षेत्र किसका है, तो ये ब्लैक सॉइल का है। ब्लैक सॉइल हमारे 15% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भारत के 15% क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो ब्लैक सॉइल पाई जाती है। आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे, चूंकि ज्वालामुखी के लावा से इसका निर्माण हुआ है, ज्वालामुखी के लावा से किसका निर्माण हुआ है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको और इससे किस नाम से जाना जाता है, तो इसके कई सारे नाम हैं। देखिए, हाँ, इसे लावा मृदा भी बोलते हैं, लावा मृदा। इसका दूसरा नाम है आपका रेगुर मृदा। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, रेगुर मृदा। इसका एक और नाम है सबसे इंपॉर्टेंट, कपासी मृदा भी इसे कहा जाता है, कपासी मृदा। काली मिट्टी को कपासी मृदा या काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। एक बहुत ही इसका अंतर्राष्ट्रीय नाम कह सकते हैं, इंटरनेशनल नाम है चिरनोजन मृदा, चिरनोजम मृदा, चिरनोजेम मृदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि चिरनोजम मृदा किस मृदा के समकक्ष है, तो काली मिट्टी के समकक्ष, या कह सकते हैं काली मृदा को क्या कहा जाता है, चिरनोजम मृदा, विश्व में इसको कहा जाता है। ठीक, तो ये तो इसके नाम हो गए। चूंकि ज्वालामुखी के विस्फोट से बनी है तो इसका लावा मृदा हो गया नाम। रेगुर मृदा, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, वो क्या है, इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मृदा। अगर देखो इस काली मिट्टी में अगर पानी मिल जाए, सॉरी, तो काली मिट्टी में अगर पानी मिल जाए तो कैसी हो जाएगी, चिकनी। तो इसका फॉर्म चेंज होता है। अगर पानी ना हो काली मिट्टी में तो इसमें क्या पड़ जाती हैं, दरारें। और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। इस मिट्टी के अंदर सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मतलब जल धारण की क्षमता किस मृदा में सर्वाधिक है, जल धारण की क्षमता सबसे ज़्यादा अगर किसी मृदा में देखने को मिलती है तो ये आपकी कौन सी मृदा है, ये आपकी काली मृदा है। काली मृदा भारत की तीसरी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो कपासी मृदा बोलते हैं, लावा मृदा बोलते हैं, रेगुर मृदा बोलते हैं, और इसका एक और इम्पोर्टेंट नाम है चिरनोजेम मृदा। ठीक, इसको चिरनोजेम मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें तो इसमें सर्वाधिक क्या उगाया जाता है, तो सर्वाधिक आपको उगाया जाता है कपास। इसके अलावा क्या उगाते हैं इस मिट्टी में, तो इस मिट्टी में और भी क्या खास उगाया जाता है, तो यहाँ पे देखा जाए तो सूरजमुखी, और यहाँ पर सेकंड नंबर पर तंबाकू, तंबाकू का भी क्षेत्र ये माना जाता है। इसके अलावा इसमें अरहर उगाया जाता है, और इसमें क्या उगाया जाता है, तो धान। ये मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है, तो देखिए दक्कन का पठार, याद रखिए यहाँ पर ये मृदा ज़्यादा देखने को मिलेगी। एक और पठार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मालवा का पठार। ये मृदा देखने को मिलेगी, काली मृदा मालवा के पठार में ज़्यादा देखने को मिलेगी। और साथ कहाँ कहाँ मिलेगी देखने को, तो आप समझिए महाराष्ट्र में ज़्यादा मिलेगी, गुजरात में मिलेगी आपको, ये कर्नाटक में मिलेगी, और साथ ही आपके केरल में भी देखने को मिलेगी। कौन सी मृदा, तो याद रखिए काली मृदा। तो काली मृदा से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए, और आपको यहाँ से प्रश्न मिलने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी। आपसे पूछा जाएगा स्वतः जुताई वाली मृदा किसे कहा जाता है, तो काली मिट्टी को। सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता किसमें है, काली मिट्टी में। चन्नोजम मृदा किसे कहा जाता है, काली मिट्टी को। किससे इसका निर्माण होता है, तो लावा, ज्वालामुखी के विस्फोट से जो लावा है उससे इसका निर्माण हुआ है।
ठीक, ये भी याद रखना है आपको। और ये कितने परसेंट क्षेत्रफल पर है, तो 15% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, दक्कन के पठार में, मालवा के पठार में, महाराष्ट्र और कर्नाटक, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। बात समझ रहे हो, इन क्षेत्रों में देखने को कौन सी मृदा मिलेगी, तो ये यहाँ कपास हो गया, तम्बाकू हो गया, सूरजमुखी, अरहर और धान उगाया जाता है मुख्यतः। ठीक, तो याद रखिए। वैसे धान ना भी कहें तो कपास और तम्बाकू सर्वाधिक उगाया जाता है इन क्षेत्रों में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगली हमारी मृदा कौन सी है। तो काली मृदा के बाद आप समझिए शुष्क मृदा। हाँ सॉरी, यहाँ पे 4th नंबर ले लेते हैं। 4th नंबर पर लेटेराइट मृदा और लिख लेते हैं। लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा की बात करें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट समझिए, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब लेटेराइट मृदा की अगर बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मृदा कहाँ देखने को मिलती है, तो जहाँ पर अधिक वर्षा, जहाँ पर अधिक वर्षा है और वहाँ पे क्या है, अधिक तापमान है, अधिक तापमान वाले स्थानों पर इसे देखा जाता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ वर्षा है वहाँ पर ये मतलब मृदा, लेटेराइट मृदा देखने को मिलेगी। अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके दिमाग में एक और चलनी चाहिए। लेटेराइट मृदा की अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर इस मृदा, जैसे मेघालय हो गया आपका, ये ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि आप जानते हो मेघालय कैसा क्षेत्र है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय के मालिसराम में। विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय के मालिसराम में। ठीक, तो ये बात तो आपने बड़े अच्छे से सुनी होगी। तो ये मेघालय क्षेत्र में तथा आपके पूर्वी घाट और आपका कौन सा पश्चिमी घाट, ये दो महत्वपूर्ण जगह होंगी आपकी, आपका केरल और कर्नाटक। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है, याद रखना इनको। इन क्षेत्रों में आपको मोस्टली देखने को मिलेगी कौन सी मृदा, लेटेराइट मृदा। अब लेटेराइट मृदा में क्या उगाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए दो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपका चाय सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, चाय, फिर आपका कॉफ़ी, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका नारियल यहाँ पर खूब देखने को मिलेगा। आप जानते हो तमिलनाडु, नारियल कहाँ आपका मिलेगा, तो केरल और कर्नाटक में नारियल मिलेगा आपको। चाय कॉफ़ी हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें काजू हो गया, है ना, और चाय है तो आपको और क्या खास, टोपियोका, ये भी एक प्लांट है टोपियोका, ये भी काफ़ी हद तक यहाँ मिलेगा देखने को। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लेटेराइट मृदा में किसकी खेती की जाती है, चाय की खेती की जाती है, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट बनता है लेटेराइट मृदा का। लेटेराइट मृदा, बात समझे हो, लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल। तो ये जो हमारी सॉइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर किसके लिए, चाय के लिए, किसके लिए। और आप जानते हो चाय के बागान कहाँ आपको देखने को मिलते हैं, तो चाय हमारी सर्वाधिक कहाँ होती है, असम में। कहाँ होती है, असम में सर्वाधिक होती है। लेकिन कुल मिलाकर लेटेराइट मृदा में हम मोस्टली क्या, चाय भी उगाते हैं। तो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ याद होंगी, पश्चिम बंगाल में चाय के लिए जानी जाती हैं, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। ठीक, तो आइए इसके बाद बात कर लेते हैं। अगला नंबर है शुष्क, शुष्क मृदा, या इसी को एरिड सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिड सॉइल, याद रखना एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या हमारी है, ये आप जानते हो राजस्थान के क्षेत्र में सर्वाधिक, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ये क्षेत्र जो है आपका, गुजरात हो गया, यहाँ भी थोड़ी देखने को मिलेगी। हरियाणा, आपका हरियाणा हो ही गया, पंजाब, याद रखिए ये थोड़ा क्षेत्र है जो आपका बच्चा, इन क्षेत्रों में आपकी कौन सी, एरिड सॉइल। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर क्या है, बालू रेत ज़्यादा मिलेगी। राजस्थान में आप जाइए अगर, तो क्या सर्वाधिक मिलेगी, बालू रेत मिट्टी में मिलेगी आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है सबसे कम वर्षा, ये कहाँ मृदा मिलेगी देखने को, सबसे कम वर्षा वाले स्थानों पर, सबसे कम
वर्षा वाले स्थानों पर देखने को मिलेगी। तो सबसे कम वर्षा वाले स्थानों पर कौन सी मृदा देखने को मिली, आपको याद रखना है, ये हमारी शुष्क मृदा होगी। कौन सी मृदा? शुष्क मृदा। और यहाँ पर क्या वनस्पति क्या मिलेगी? तो आप जानते हो नांगफनी। सबसे इंपॉर्टेंट है कांटेदार पौधे। कैसे? यहाँ पर कह सकते हैं कांटेदार पौधे। अगर कांटेदार पौधे ज्यादा उगे हुए दिख जाए तो समझ लो वो एरिया कैसा होगा, वो एरिया ज्यादातर होगा आपका रेगिस्तानी एरिया होगा। यहाँ रेगिस्तानी एरिया होगा। तो रेगिस्तानी एरिया की बात करें तो हमारा सबसे पहला नाम आता है किसका? राजस्थान का आता है, आप जानते हो। तो यहाँ पर एरिड सॉइल देखने को मिलेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि और यहाँ पर उगेगा क्या? एरिड सॉइल। ये आपका क्षेत्र मिलेगा एमपी हो गया, राजस्थान हो गया। यहाँ पर किस तरह खेती मिलेगी आपको? अगर देखा जाए तो यहाँ पर दलहनी फसलें आपको ज़्यादा मिलेंगी। इसके अलावा सरसों मिलेगा आपको ज़्यादा, तिलहन मिलेगा देखने को ज़्यादा, चना ज़्यादा मिलेगा देखने को। इस तरह की फसलें, क्योंकि पानी कम होगा तो ऐसी पानी वाले कम स्थानों पर मोस्टली ऐसी फसलें उगाई जाती हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगली हमारी कौन सी मृदा है? तो अगली मृदा की अगर बात करें तो हमारी आ जाती है ये पर्वतीय मृदा, सॉरी लवणीय मृदा। लवणीय मृदा या इसी को बोलते हैं क्षारीय मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा। या इसी को हम बोल सकते हैं एल्कलाइन सॉइल। एल्कलाइन सॉइल। देखो, अधिक सिंचाई वाली मृदा, इसमें ज्यादा सिंचाई, अधिक सिंचाई वाली मृदा है। अधिक सिंचाई वाली मृदा किसे कहा जाता है? तो अधिक सिंचाई वाली मृदा हमारी कौन सी है? इसे हम बोलते हैं लवणीय मृदा। और यहाँ क्या है? सोडियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है। अगर हम बात करें, अब सबसे ज्यादा है क्या? लवण है। याद रखिए लवण होगा, और साथ में क्या हो सकता है? क्षार की मात्रा हो सकती है। तो लवण और क्षार दोनों इसमें पाए जाते हैं इस मृदा में। सोडियम मैग्नीशियम आपके कुछ साल्ट मिलेंगे देखने को। तो ये जो जो क्षेत्र है कह सकते हैं, तो इस क्षेत्र में आपको कौन सी फसलें हम उगा सकते हैं, ये बात है। इसमें हम गन्ना उगा सकते हैं, आपका धान उगा सकते हैं यहाँ पर, और अरहर उगा सकते हैं, ठीक, और भी फसलें उगा सकते हैं, कहने का मीन्स। तो लवणीय मृदा आपकी खासकर कैसी है? अधिक सिंचाई वाली मृदा है, जिसमें सोडियम और लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, और गन्ना या धान जैसी किस्मों को अधिक यहाँ पर उगाया जा सकता है। ठीक, अगली जो मृदा का टाइप है, ये आपका छठा टाइप था मृदा का। और आपकी 7वें नंबर पर पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा याद रखना, पर्वतीय मृदा। और एक होती है 8वां नंबर, याद रखिए, दलदली मृदा। दलदली मृदा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें यहाँ पर, तो ये जो मृदा है इसमें ह्यूमस अधिक मिलेगा। क्या मिलेगा? इस मृदा में क्या मिलेगा? ह्यूमस मिलेगा। ऑर्गेनिक मैटर अधिक होंगे कह सकते हैं। कारण है इसमें पेड़ पौधे जीव जंतु सड़ते रहते हैं। पेड़ पौधे व जीव जंतु सड़ते रहते हैं, जिसके कारण इस मृदा में क्या देखने को ज़्यादा मिलता है? ह्यूमस अधिक देखने को मिलता है। और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा हमारी कैसी होगी? हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ जो मृदा पाई जाएगी मोस्टली जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। तो अगर बात करें इसमें, आप जानते हो लवणीय मृदा में हमने बताया था, तो इसमें आप बोल सकते हैं जो हमारी मृदा कैसी होती है? ऊसर बंजर वाली भूमि। ऊसर बंजर भूमि आप जानते हो उसमें क्या ज़्यादा होता है? और ऊसर बंजर भूमि जो होगी उसमें हम क्या डालेंगे? तो हम एक इसके सुधार के लिए हम क्या डाल सकते हैं? जिप्सम। जिप्सम। अगर मान लो अम्लीय मृदा है तो क्या डालेंगे? अम्लीय मृदा के लिए हम क्या डाल सकते हैं खेतों में? तो अम्लीय मृदा के लिए हम चूना मिला सकते हैं। क्या मिला सकते हैं खेतों में?
चूना मिला सकते हैं, लेकिन अगर ऊसर बंजर भूमि है तो हम क्या मिलाएंगे, जिप्सम का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, जिप्सम। क्योंकि ये भी क्वेश्चन आप समझ लीजिए, आप जानते हो ऊसर बंजर भूमि के लिए सरकार के लिए क्या देती है, तो आपको याद रखना है इसमें मुख्यतः क्या देती है, तो जिप्सम वगैरह देती है डालने के लिए, और हमारी मृदा जो होती है काफी उपजाऊ हो जाती है। तो पर्वतीय क्षेत्र में आप देखिए पेड़ पौधों की पत्तियां सड़ती रहती हैं। दलदली भूमि में भी पता है आपको मीथेन वगैरह गैस का रिसाव होता है, तो ये मृदा भी खास प्रकार के पौधों के लिए जरूरी। दलदली मृदा में आप जानते हो कौन से पौधे उगते हैं, तो आपको याद रखना मैनग्रोव वनस्पतियां उगती हैं। कौन सी वनस्पतियां, मैनग्रोव, मैनग्रोव वन आपको देखने को मिलेंगे। मैनग्रोव वनस्पति आपको याद रखना है। तो ये जो मृदा आपकी देखने को मिलेगी, ये कहाँ मिलेगी, ये मुख्यतः मिलेगी आपको दलदली क्षेत्र में। सुंदरवन का डेल्टा है जहाँ आपको ये देखने को मिलेगा दलदली क्षेत्र, और दलदली क्षेत्र में मैनग्रोव वनस्पतियाँ, राइजोफोरा का प्लांट मैनग्रोव वनस्पति का पार्ट है। राइजोफोरा याद रखना, ये एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछा गया। राइजोफोरा दलदली भूमि में उगने वाला पौधा है और इसे मैनग्रोव वनस्पति कहते हैं। हेलोफाइट प्लांट है, कैसा है, हेलोफाइट प्लांट है, याद रखना हेलोफाइट प्लांट है ये। यहाँ से एग्जाम के लिए प्रश्न अक्सर बन जाता है यूपी टेट के लिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो समझा, सॉइल या मिट्टी मृदा को समझा, ये हमारा बहुत ही उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। साथियों हमारे लर्निंग व्हील पर सभी साथी बने रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, और उम्मीद है हम आपसे जुड़े रहेंगे ज़रूर। कह सकते हैं बहुत अच्छे से जुड़े रहेंगे, उम्मीद नहीं है, बहुत अच्छे से जुड़े रहेंगे, और आपकी जो यूपी टेट, सुपर टेट सभी तैयारियों में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आपकी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी है वो आपको क्लियर मिलेगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों।